बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन करम, हमारे मुल्क की जो मईशत है ये संभलने का नाम नहीं ले रही और हमने इसको संभालने के लिए कर्ज़ लेने का फ़ैसला किया और उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ा। और जब कोई कर्ज़ देता है तो अपनी शराइत पे देता है। उन्होंने शराइत दी, हमने सारी की सारी मान ली और हमें कर्ज़ा मिल गया। तो कर्ज़ लेने के बाद हम रिलैक्स हो गए कि जब भी अगले साल जब कर्ज़े की ज़रूरत होगी तो अगले साल जाएंगे, IMF का मुंह देखेंगे और फिर नई कहानी घड़ेंगे और फिर नया कर्ज़े की बात करेंगे और नई रिकवरी की बात करेंगे। लेकिन ये IMF वाले जो है ना, ये टिपिकली जैसे ये पठान रिकवरी करते हैं ना, ये वैसे बन चुके हुए हैं। ये 4 महीने बाद पाकिस्तान पहुँच गए हैं और इनका जो IMF का जो मिशन चीफ़ है नीथन पोर्टर, ये अपने टीम के साथ 15 दिन के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। और टीम तो मैं वैसे कह रहा हूँ सुपर लफ्ज़ के तौर पर, पार्लिमानी लफ्ज़ के तौर पर। वैसे तो बेसिकली वो जैसे मैंने बताया कि जी पठान लश्करें लेके आते हैं, बदमाश लेके आते हैं, तो वो रिकवरी के लिए ये उसी तरह आए हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी जो 4 इश्यूज़ हैं उस पर वो काफ़ी हॉट टॉक्स हो रही है। और उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वो हैं, और FBR के चेयरमैन हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान की तरफ से। और वहाँ से नीथन पोर्टर के साथ पूरी टीम है जो इस पे कर रही हैं। 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली। नंबर 1 जिस पे वो निगोसिएशन कर रहे हैं और जिस पे रिपोर्ट ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो है राइट साइजिंग, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जी 1.5 लाख के करीब वो सरकारी असामियाँ जो पोस्ट हैं वो ख़त्म करेंगे। उस पर इन्होंने ब्रीफिंग देनी है कि जी 1.5 लाख पोस्ट ख़त्म करने से कितने अखराजात हम कम कर सकेंगे और हमारी मईशत कैसे बेहतर हो सकेगी। राइट साइजिंग इज़ 1 इशू। सेकंड वन था PIA को प्राइवेटाइज़ करना था, वो नहीं हुई और उसके लिए डेडलाइन जो थी वो 31 अक्टूबर थी, जो नहीं मीट हुई। वो सारी स्टोरी आपको पता है कि वो 85 अरब रुपए गवर्नमेंट ने किए थे और 10 अरब रुपए की पार्टी ने बिडिंग की और वो सारा का सारा ड्रामा फ्लॉप हो गया। अभी इसके लिए नई पॉलिसीज़ जो हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF के साथ शेयर करनी है कि जी PIA से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो टैक्स जो शॉर्टफॉल है वो, और ये कोई 190 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल है जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने का। 3632 अरब रुपए का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टारगेट दिया हुआ था IMF को कि हम इन 4 महीने में 3632 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करेंगे, जबकि इन्होंने कलेक्ट किया है 3440 रुपए। जैसे कि 192 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। अभी IMF इनको पूछ रहा है कि ये शॉर्टफॉल है, ये कैसे पूरा करेंगे आप। चौथा जो है ना जी, वो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है और वो अगेन हमारे लिए अजाब है, वो है कि जी एग्री इनकम पे टैक्स बढ़ाने के लिए। ये 4 निगोसिएशन है, इस पे गुफ्तगू करेंगे डिटेल्स में। अच्छा शौक साहब, ये पहला पॉइंट जो है राइट साइजिंग का, गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है उनके साथ कि हम 1.5 लाख जो असामियाँ हैं ख़त्म करेंगे। इससे मईशत पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? 100%। अच्छा, मैं आपसे एक गुजारिश कर दूँ बड़ी, आपने ना पूरे अपने इंट्रो में और एक सवाल में पूरा वो पता नहीं आप दरिया को कुएं में कैसे बंद करते हैं, ये मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो मसला है ये इस वक्त, और जो सबको नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है IMF को तो नज़र आ रहा है, वो हमें फाइनेंस कर रहा है, गो के वो लोन दे रहा है। लेकिन ज़ाहिर है आप कभी किसी बैंक के पास, किसी इदारे के पास, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कर्ज़ के लिए जाते हैं तो पहले कहते हैं मोहतशम खान तरीन साहब पहले बैठे हैं, आप करते क्या हैं, आपकी आमदनी कितनी है, आपका घर कहाँ है, किराया आप पे है या अपने मकान आपकी मलकियत है, पैसे कैसे देंगे। तो भाई वो भी बैंक है, IMF इज़ द बैंक। वो कोई वो कहते हैं ना कि अली बाबा 40 चोर वाला को बाबा नहीं है कि जो उठा के तो सबको पैसे दे देगा, या सखी लुटेरा नहीं है कि बाकी से लूट के लाएगा। मैं अभी कल परसों एक मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, वो एक उनके वालिद भी जनरल रहे, वो ख़ुद भी इस वक्त सिविल सर्विसेज में हैं, तो वो मुझे एक बात सुना रहे थे रज़ा बाकर की। रज़ा बाकर उनका एचिसोनियन क्लास फेलो है। अच्छा 4-5 और लोग हैं इरेलीवेंट है उनका जो है, मैं लेकिन रज़ा बाकर क्योंकि रिलेवेंट है, वो आपके जो स्टेट बैंक है उसके गवर्नर रहे हैं। अच्छा आई नो हिम वेल ना, रज़ा बाकर को मैं भी जानता हूँ, मैं मिला हुआ हूँ, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा क्लास फेलो बडी है, वो वर्ल्ड बैंक का इस वक्त भी एग्जीक्यूटिव वाइस है।
बहरहाल वो उनके बारे में बता रहे थे सारी चीज़ें ना, तो मैं कल उनसे यही सवाल किया था। उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, लेकिन कुछ मुल्कों ने अपना हिसाब किताब दुरुस्त कर लिया, हम करने को तैयार नहीं हैं। हमने PIA में ओवर एम्प्लॉयमेंट किया। अब मैं PIA की एक और आपको ज़िम्नन बात बताता चलूँ, आपको पहले भी बताई होगी, याद होगा आपको, कि ये पाकिस्तान, आप छोड़ दें हमारी आबादी कितनी है, लेकिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो ओवरसीज़ रहता है। उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो ईयरली आते हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो एक साल में 4 दफ़ा सफ़र करते हैं। और वो 4 दफ़ा जो सफ़र करते हैं, मुझे ख़ुद याद है, मैं ख़ुद सफ़र करता रहूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पे, कि दे प्रेफर कि हम अपनी फ्लैगशिप एयरलाइन पे करें, क्योंकि उनको सहूलत ये होती है कि अगर कोई कराची का है तो वो डायरेक्ट आके कराची उतरेगा, मुल्तान का है मुल्तान आके उतरेगा, लाहौर का है लाहौर, इस्लामाबाद है, पेशावर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दियारे गैर में जब बंदा बैठा होता है तो अपने लोग जब नज़र आते हैं तो ये एक वैसे ही एक सुकून का साइकोलॉजिकल एक इफ़ेक्ट पड़ता है। PIA इज़ नॉट द इशू। वही बात जो आपने बताई, आपने ओवर एम्प्लॉयमेंट किया, ओवर एम्प्लॉयमेंट के साथ आपने उसके ऊपर एक जो है वो मोहर लगाई कि आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी PIA में जो पायलट्स हैं और जो इंजीनियर्स हैं उनकी डिग्री जाली हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आज आपको एक बड़ी वजाहत कर दूं कि एयरलाइन पायलट के लिए आप इसको, ये जो सिविल एविएशन है, आप इसको आर्मी एविएशन को छोड़ दें। आर्मी एविएशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना, और वो जिस तरह एयरफोर्स होती है या उनकी है वो डिफरेंट। इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन FSC है। अच्छा, BS अब हो गया, FSC बेसिक है, और उसके बाद आप समझें कि जब आप 200 घंटे करते हैं तो वो 200 घंटे 2, 3, 4 साल में होते हैं। ठीक, समझ लें कि आपको वो डिग्री मिलती है जो आपको, वो तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है, उसको एनहांस करते हैं आप वो सुपरसोनिक ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाते हैं, फिर एयरलाइन आपको हायर करती है। एक लंबा प्रोसेस है। एक लंबा प्रोसेस करके एक लोग जो हैं, जो दुनिया में ऐसी एयरलाइन थी जिसको मानते थे कि इनके पायलट्स जो हैं इनके पास कैपेबिलिटी ऐसी है कि यूरोप के कई शहरों में ऐसा होता था कि वो अपना एयरपोर्ट या रनवे बंद करते थे, ये लैंड कर जाते थे जहाँ से उनके अपने पायलट्स। सो ऐसा नहीं था, हमारे साथ ज्यादती एक। लेकिन अब हम हर बंदा PIA को प्राइवेट कर दें, इसलिए कर दें कि वो ओवर साइजिंग हुई है। दूसरी बात है उनके पास। तीसरी बात ये है जो सबसे बड़ी अहम है कि कोई रेलेवेंट, जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो उसको चला नहीं सकता। आपको एक मैं बात बताऊं कि एमिरेट्स एयरलाइन 17 एयरलाइन PIA ने ख़त्म शुरू की थी। 17 एयरलाइन दुनिया की जो मानते हैं, जो नहीं मानते वाला PIA ने कंसल्टेंसी दी थी नहीं, PIA ने स्टार्टअप किया था। उनका कंसल्टेंसी देना तो ये है कि मैं आपसे पूछूं कि आप आ जाए, मुझे बता दें मैं क्या करूं। एक दफ़ा आप आएंगे, आप मेरा स्टूडियो बना के ये भी लगा तो आप बना के देंगे, दैट मीन्स कि यू आर द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ दैट एयरलाइन। ठीक हो गया। उसमें EK जो है, EK कोड जो है, उसका मतलब पता है आपको? एमिरेट्स कराची। अच्छा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। एंड द फर्स्ट पायलट, फर्स्ट कप्तान वो ऑपरेटेड दुबई टू कराची, फर्स्ट एयर जो फ्लाइट थी, वो अभी पिछले 3-4 महीने फौत। आई हैव वेरी गुड टर्म्स विद हिम। वो अभी पेशावर के थे, मर्दान के, अभी फौत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। सो वो आप ये देखें, माल्टा एयरलाइन हमने शुरू किया, सिंगापुर, कैथाय पैसिफिक, बहुत सारे 17 एयरलाइन। लेकिन हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा? एक वक्त था कि ये पूरे कराची जो है, आपके एयरपोर्ट देखें, उसकी जगह देखें ना, एयरपोर्ट रनवे जो है, जगह जो थी 3 उसके पहले होते, अब तो बड़ा बन गया, 3 इसके पोर्शन थे। यहाँ से लेके वहाँ तक, पहले वो सुरंग नहीं होती थी ना जाने के लिए, तो वो वहाँ तक फ्लैगशिप एयरलाइंस होती थी। हम उनको मेंटेनेंस देते थे यहाँ, हम उनके जहाज़ों की ओवरहालिंग करते थे, हम उनके जहाज़ों की टोटल देखभाल करते थे, हम उनके अमले की जो है ना वो तरबियत करते थे। ठीक है ना? हमारे साथ क्यों हुआ ये हमें देखना चाहिए, ये चीज़ें देखनी चाहिए कि क्यों। ऐसा नहीं है कि हम उठा के अब कहें कि PIA हमें प्रॉफिट नहीं दे, उसको आटे बेच दें। आपकी फ्लैगशिप एयरलाइन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई, हाँ, ब्यूरोक्रेट नहीं चला सकते। मैं आपको बहुत
इत्माद से ये बात कर रहा हूँ। तो राइट साइजिंग ये अगर पीआईए में नहीं कर सकते तो बाकी डिपार्टमेंट, बाकी का भी आप सुन ले। आपको मैं एक बड़ी मजेदारी की बात बताऊँ, आप किसी ऑफिस में चले जाएं, आपको चैलेंज है, आसिफ नियाजी साहब बैठे हुए हैं, आपको चैलेंज है, आप किसी ऑफिस में, आप तहसीलदार के ऑफिस में चले जाएं, आप छोड़ें तहसीलदार तो ग्रेड 16 का है, आप पटवारी के ऑफिस में चले जाएं, पटवारी ने अपने पटवार खाने में कम से कम 5 बंदे जो हैं मुंशी के तौर पे बैठाए होते हैं, और 2 बंदे कम से कम, मैं बता रहा हूँ, मैं तो कहीं ओवर वो ना हो जाए, 2 बंदे वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाय पानी पिलाने के लिए होते हैं। एक ऐसा बंदा जिसका 5वां 7वां स्केल है, पटवारी है, वो इतने बंदे कैसे अफोर्ड कर सकता है? आप तहसीलदार के दफ्तर, अब एक है, आप किसी थाने में चले जाएं, जो तफ्तीशी है उसको लिखना नहीं आता, उसने आगे 2 तफ्तीशी रखे हैं लिखने के लिए। What the hell? ये तो प्राइवेट वो है ना जो लोगों ने रखे, और जो सरकारी ये है कि आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाएं तो पानी पिलाने वाला अलग है, चाय लाने वाला अलग है, चाय बनाने वाला अलग है, और फिर बर्तन उठाने वाला अलग है भाई। और यहाँ हम कहते हैं जी वो पोल्यूशन होगी। अच्छा भाई पोल्यूशन कैसे होगी? एक बंदे ने जाना है घर, उसके साथ आप 10 गाड़ियां भेज रहे हैं। ये कहते हैं कि यार मुझे बड़ी वैसे शर्म आती है बात करते हुए, कहते हैं वो जी ये जो है ना ज़रात वाले, ये चीज़ें जला देते हैं और वो जी पोल्यूशन। ओ भाई आप डाटा उठा, 3.4% हिस्सा है ज़रात का आपकी स्मोग में, आप 4% कर लें, आप 5, बाकी 95% कौन करे? आपकी ट्रांसपोर्ट कर रही है, आपकी वो चीज़ें कर रही हैं जो आपने दरख्त काटे हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त काटे, आपने पूरा जनाब नीलम वादी में दरख्त काटे, आपने पूरे इसमें मरी की वादी में दरख्त काटे, आपने नथिया गली उजाड़ दिया, आपने नॉर्थ पूरा उजाड़ दिया, और फिर जब मैदानी इलाके थे तो उनको भी उजाड़ दिया कि 150 साल पुराने जो बागात थे आपने उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। फिर किस चीज़ से रोएंगे आप? राइट साइजिंग एक सूरत में हो सकती है जब हम फैसला कर लें, हम लोगों को रोज़गार इज़्ज़त का उनको बताएंगे कि रोज़गार कैसे किया जाता है, उनको ये नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं समझाएंगे कि आप डिग्री लेके सीधा जो है आप नौकरी के लिए जाएंगे, और वो भी सरकार की, और वो भी आपके घर के करीब। अच्छा वो भी 4 महीने में नहीं हो सकी ना जी शौकत साहब, अभी कैसे करेंगे? आईएमएफ को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? आईएमएफ क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आईएमएफ के साथ इनका जो मुआहदा था ना, इन्होंने कहा था कि हम जो है टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है ना। एक बात, इन्होंने एक काम बेहतर कर लिया, कायल किया लोगों को, या जो भी किया, बहरहाल उन्होंने एक कैंपेन चलाई। एंड रिज़ल्ट ये, वो कहते हैं लास्ट लाफ, एंड रिज़ल्ट ये है कि कुछ लोग जो अपना रिटर्न नहीं भर रहे थे वो बंदोबस्त में आ गए और इनके पास टैक्स कलेक्शन हुआ। अब एक मैं आपको वाक़या की तरफ याद करवाता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट यही थी लेकिन टेन्योर इनका पिछला था, आपके पीडीएम की जो थी, उसमें इन्होंने कुछ लोगों को ट्रांसफ़र किया था एफबीआर के। मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, अगर एफबीआर का कोई बंदा सुनेगा तो वो इसको करेगा, और कई हमारे दोस्तों को इल्म है इस बात का कि उन्होंने जब कुछ लोगों को, वो कहाँ से बात शुरू हुई मैं आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में एक टैक्स कलेक्शन का था कि किसी ने स्टे ऑर्डर ले रखा था, वो कंपनी का नाम भी बता दूं प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, वो लिखा हुआ था। उन्होंने जाके जो वहाँ मजाज अफसर था एफबीआर का, उसने अपने वकील को कहा कि आप इसको लेफ़्ट ओवर करा दें, और वो केस लेफ़्ट ओवर हो गया। उसको किसी ने कंप्लेंट किया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने नीचे फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्शन किया और सिर्फ 4 बंदे तब्दील किए। जब 4 बंदे तब्दील किए तो खैबर पख्तूनख्वा का जो आखिरी हिस्सा है वहाँ से लेके कराची के माई कुलाची तक, कुरंगी तक, जो 1 महीने के अंदर शॉर्टफॉल आया था वो 100 बिलियन रुपए से ज़्यादा था। उन्होंने टैक्स भी जमा नहीं किया। और ये जो टैक्स में अभी आया है ना, ये भी रीज़न वही है कि आज भी आप उठा के देख लें एफबीआर के जितने दफातर हैं, चाहे वो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स हैं, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो ऑर्डनरी है, चाहे वो वैसे हैं, जहाँ उठा के देख लें आप, एक एक बंदा 20, 25, 30 साल से एक ही जगह पे बैठा हुआ है। और अगर आप उनकी प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगाएं, आप कुछ बता रहे हैं, यस ठीक है, उनकी आप प्रॉपर्टी का अंदाज़ा लगाएं ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको, एफबीआर में सबसे ज़्यादा बंदे हैं जो फॉरेन नेशनल हैं। ठीक है।
अच्छा, FER पे अभी तो राइट साइजिंग पे ज़रा हम करें ना कि ये इसके पास, गवर्नमेंट के पास अभी क्या प्लान होगा, ये राइट साइजिंग को प्लान करेंगे और 1.5 लाख जो इन्होंने असामियाँ ख़त्म करनी है, ये IMF को सेटिस्फाई कर सकेंगे राइट साइजिंग में? अच्छा, अब मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, वेरी सिंपल और बड़ी ब्रीफ में आपको बात बताता हूँ। डाटा हमारे पास मौजूद है, ओके, हम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, IMF डाटा इनसे ले लेते हैं, उनके पास एनालिस्ट हैं जो डेटा को एनालाइज करते हैं, और सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो है उनको भी काम नहीं करने दो। उन्होंने कहा भाई तू की कर रहे हैं, जा आप साइड पे हो जा। उन्होंने जो एनालाइज किया इनके डाटा को कि एक कोई भी सरकारी महकमा है उसमें अगर 100 बंदों की ज़रूरत है तो वहाँ 500 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसी को एड्रेस आप देखें ना, आप कराची से शुरू हो जी, बड़ा शोर था, कितनी बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा इसका स्टील मिल्स का, इसी तरह हुआ कि आपने ओवरबर्डिंग किया, और ओवरबर्डिंग भी ऐसा किया कि एक बंदा जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी, अगर वो कराची की मेट्रोपॉलिटन है या अपना कॉस्मोपॉलिटन है उसका भी मुलाजिम है और उसका भी मुलाजिम है, और दोनों तनख्वाहें ले रहा है। वो उधर वाटर बोर्ड का भी मुलाजिम है और स्टील मिल का भी मुलाजिम है। कोई वे आउट होगा इसका गवर्नमेंट? सर वे आउट ये है कि आप खुद अपनी इस्लाह करें, हमारी कोई इस्लाह नहीं कर सकेगा। देखें आपको ना एक बात मैं आपको गुजारिश करूं, हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके लिए दोबारा तमाम लोगों को बैठना पड़ेगा और इसको कट डाउन करना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेसी की पावर्स हैं हमें ये एड्रेस करनी पड़ेंगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमें सियासतदान को ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये हल नहीं है कि जब आप पावर में आएँ और किसी भी इदारे को आप ओवरसाइज करके चले जाएं। जो अहम इस पे अबव बात है, हमें पॉलिसी साज जो हैं वो या हायर करने पड़ेंगे या ख़ुद अपने बनाने पड़ेंगे, जो पॉलिसी बनाएंगी आपकी मुस्तकबिल की, कि भाई हर बंदे ने नौकरी नहीं करनी। देखें हमारे साथ ये मुल्क है इंडिया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बना दी कि भाई आप सिर्फ 10 बड़े ग्रुप बने, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी की तो आप पूछेंगे तो बड़ी लिस्ट है, आपका प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। एक जो उन्होंने यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा यार ये हम जो चीज़ें बना रहे हैं, हम इतना बड़ा जो हमारी वो ग्रोथ हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, इसका उन्होंने कहा जी एक यूनिवर्सिटी खड़ी की, उन्होंने बंदे खड़े किए, पॉलिसी बनाई एक यूनिवर्सिटी में, जिसमें सिर्फ वो लोग जो है ना आइडियाज़ देते हैं कि ये आइडिया काम करे। अब आइडिया वहाँ काम कर रहे हैं, आप साउथ का उनका उठा के देख लें, आप उनका पूरा ये सिस्टम उठा के देख लें, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ ना पॉलिसी साज हैं, अगर हैं तो वो काम नहीं करते, अगर काम करते हैं तो करने नहीं दिया जाता, और अगर करके देते हैं तो फिर मेरा ज़ाती ख्याल ये कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं ज़रा आसिफ नज़ीर साहब, आप क्योंकि ये ज़रा इंडस्ट्रीज़ के साथ क्लोज़ हैं, आप मेरे ख्याल में 150 to 100 इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनको उनके बिज़नेस के टर्नओवर को बड़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं कि जी कैसी उनकी ग्रोथ हो रही है, किस सेगमेंट में ग्रोथ हो रही है, कौन सा सेगमेंट डाउनफॉल में जा रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो टारगेट था 3632 अरब रुपए का, तो ये टैक्स इकट्ठा हुआ है 3440, ये 190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, ये 4 महीने का है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ जिसके साथ आप लिंक करते हैं, जिनको आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जिनको आप सर्विसेज देते हैं, तो ये टैक्स क्यों नहीं देते? अब मैं समझता हूँ कि मैं समेत या एक हम ले पर्सन को देख लें तो बिल्ट इन टैक्स पॉलिसी है जो कि आ भी रही है और रोना धोना है कि दे भी नहीं रहे, और जो दे रहा है वो ये रो रहा है कि यार ओवर मैं फीड कर रहा हूँ, ओवर दे रहा हूँ अपनी कैपेसिटी से, अपनी इनकम से, अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं। और मेरा ख्याल है आप एक सर्वे कर लें, मैं नहीं समझता कि एक बिजनेस हो, आप एक कम्युनिटी में सर्वे कर लें, बिजनेस कम्युनिटीज़ को देख लें, उधर से ले पर्सनस का देख लें, सैलरीज पर्सन का देख लें, जो छोटे रिटेलर्स हैं उनका देख लें, तो ये सवाल का जवाब तो मेरा ख़त्म है कि पाकिस्तान में कोई पैसे नहीं दे रहा, ये हो ही नहीं सकता। बेस्ट है क्योंकि हमारे पास ये जो पेपर आता है हर महीने में और कुछ हो ना हो तो इसके अंदर ही बहुत कुछ हो जाता है। ये एक बिजली का एक सिंगल करें जो है ना, सिर्फ बिजली नहीं है, पूरा का पूरा टैक्स डिपार्टमेंट है इसके अंदर, अगर हम रिसर्च करें तो उसी का ही रोना धोना ख़त्म नहीं होगा। उसके अंदर आप देखें नंबर ऑफ चीज़ें होंगी और ऐसी हिडन चीज़ें भी हैं जो हमें पता ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते, और इस रेवेन्यू के ऊपर हम इंटरनेशनली भी हम मजबूर हैं।
उन्हीं की पॉलिसी के मुताबिक IMF की हम बात करें तो ये सबसे पहले यही पेपर लिया जाता है, जिसको चाहते ना चाहते हुए मैं भी, हमारा एक एम्प्लॉय भी, हमारा एक गरीब रिटेलर भी वो उसको पे करता है। तो बहुत बड़ा तो ये तो कह नहीं सकते कि नहीं होता। अब आ जाए जो दे रहे हैं, अब जो दे रहे हैं मेरा ख्याल है अब जो दे रहे हैं तो चलो ठीक है जी, वो कम है। मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो हमारा टैक्सेशन है, हम समेत कोई भी ओवर फिगर आ जाती है इन चीज़ों के अलावा, क्योंकि दो चीज़ों में एक्सेस ऑफ मनी तब हो जब हम कंफर्ट जोन में आए। हमें गवर्नमेंट से मिल क्या रहा है, हमें सपोर्ट क्या मिल रही है। ये वो बेसिक्स हैं जो बिजली, पानी, गैस, आई थिंक सो कि ये जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं इंटरनेट की फॉर्म में या कुछ भी है, तो ये एक तो हमें उस क्वांटिटी से, उस क्वालिटी से चीज़ें नहीं मिल पा रही पूरी। और जो मिलनी चाहिए बेसिक नेसेसिटीज़ बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, जब आप कम होंगी बेसिक लेंगे उनसे, बिजली के उसके अखराजात, तो फिर एक्सेस ऑफ मनी आप बिल्कुल चार्ज करें, देने वाला भी खुश है, लेने वाला भी है। इवन कि मैं कहता हूँ एक गिलास भी आप परचेज करते हैं, एक बिस्किट ही लेते हैं परचेज करने, तो टैक्स तो हमारा तो नमक से लेकर और फैक्ट्री तक कोई भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट, मेरा ख्याल है इससे हम इस्तिस्ना तो नहीं है, इसमें हम बिल्ट इन है हमारे साथ स्ट्रक्चर। जैसे ये जो अभी मिफ्ता इस्माइल और उसके बाद जितने ये फाइनेंस के डीलिंग करते रहे हैं, गवर्नमेंट भी कहती रही है कि ये कोई मेरे ख्याल में कोई 35-38 लाख जो रिटेलर्स हैं ये टैक्स नेट में है ही नहीं। ये तो डाटा गवर्नमेंट के पास है ना जो फिगर दे रहे हैं। मतलब सपोज अगर वो 35 लाख फिगर दे रहे हैं रिटेलर्स की, जो जनरल स्टोर्स हैं, जो करियाना स्टोर्स हैं, जो आप हुसैना गई, बोर्ड गेट, चौक शहीदा चले जाएं, खान प्लाजा चले जाएं, तो ये टैक्स नेट में है ही नहीं। आप गदेजी मार्केट में शरीफ प्लाजा, अभी MOU के साथ एक आप देख रहे होंगे कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो MOU हुआ है, या उसमें ये प्लान हुआ है कि हम तकरीबन कोई रिसर्च थी कि 18 बिलियन रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे और 5 लाख न्यू रिटेलर्स या बिजनेस कम्युनिटीज को एडअप करके ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये जो आप बता रहे थे कि ताजिर दोस्त की स्कीम थी ना, फ्रेंडली स्कीम बनाई थी कि उसमें हम प्लान करेंगे। अब ये बना तो लिया है, ऊपर से अपर प्लान तो ज़बरदस्त बन जाता है। ज़ाहिर है उनको भी IMF से हम फंड चाहिए होता है, तो प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी चाहिए होती है किसी भी बिजनेस के लिए, रेवेन्यू के लिए। वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है कि 5 लाख नए लोगों को रजिस्टर्ड करके 18 अरब रुपये का, 18 बिलियन का हम रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। अब मेरे ख्याल है ये 4 महीने की फिगर है, जुलाई से अभी तक अक्टूबर तक जो डेटा है, मुझे समझ में आया कि सिर्फ 60 से 70 हज़ार लोगों को रजिस्टर्ड किया गया है। थोड़े टारगेट 5 लाख का था, 5 लाख लोगों को रजिस्टर्ड करेंगे, 60-70 हज़ार है मेरे ख्याल ऑलमोस्ट को इतने लोग हैं नए। और रेवेन्यू था हमारा 18 बिलियन का, वो हुआ है कोई 60, मुझे लगता है कि कोई थोड़ी अमाउंट हुई होगी कि 16 से 18 लाख रुपए की, कोई लगभग 18 अरब में से 16 लाख और 60 से 70 हज़ार लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। अब वो हैं क्या लोग, बेसिकली तो देखें ना, छन्नी लगती है तो निकलता तो वही है ना जो उसके अंदर जितना मवाद होगा, गेप गर्म कर देता होगा, वो एक साइड पे होता जाता होगा, तो वो टैक्स भी। अब इसमें देखें दो तरह की इन्फॉर्मेशन, अब आप देखें जोर दराजी हो रही है बेसिकली इन्फोर्समेंट इसमें, बल्कि अब एक लॉ भी बना है इनका कि हम एक FBR का कि हम इसके इन्फोर्समेंट ये कोई फोर्स बनाएंगे, कोई ऑर्डिनेंस होगा, जोर ज़बरदस्ती हो गया ना। अब जोर ज़बरदस्ती के साथ आप एक तो बिल्ट इन टैक्सेशन पॉलिसी है, फिर आप सहूलियात फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, फिर आप जोर ज़बरदस्ती से इतनी चीज़ें निकलेंगी, फिर लोग घरों से बाहर आएंगे। अभी रिसेंट आप देख लें, ये फोक स्मोक का माहौल हुआ है, बिजनेस देखा है, भले जितने भी अनसर्टन कंडीशन हो, मैं कहता हूँ कारोबारी हालात, इनकम के टाइम एक तो पूरा नहीं लिया जा रहा, फिर हम अपनी सर्विसेज को पूरा नहीं बेच पा रहे, फिर रेवेन्यू कलेक्शन हमारा अपना कलेक्शन है वो वीक है, फिर सबसे बड़ी बात है जो बिज़नेस का टाइम होता है वो हमारे यहाँ रूटीन ऐसी बन गई है कि आधा दिन आधी रात का ट्रेंड बन चुका है। आप शाम को 7-8 बजे 9 बजे दुकान से लेकर इंडस्ट्री बंद करेंगे तो वो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, टेंशन होगी, तो उसमें क्या होगा। ये क्या स्मोक का हर चीज़ का दारोमदार शटर डाउन से होता है हमारा, ये आज तक बात समझ नहीं आती। जब वो होता है तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक अजीब सा माहौल क्रिएट होता है इंडस्ट्री में, एक अजीब सा माहौल पूरे पाकिस्तान में, वो एक अजीब सी स्ट्रेस क्रिएट होती है। तो उसमें तो फिर यही है कि ना सिर्फ आप तो टैक्स की दूर की बात रह गई, घर का जो किचन है, जो आपका बेसिक रेवेन्यू है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो एक्सेस ऑफ अमाउंट तो बहुत दूर की बात है। और मैं समझता हूँ कि जो मेरा रिसर्च है कि जितनी हम पेमेंट स्ट्रक्चर या टैक्सेशन दे रहे हैं, एक आम बंदा भी दे रहा है, चाहे वो मैंने आपको एग्जांपल दिया नमक से लेकर इंडस्ट्री तक, चाहे इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें या रिटेलर से बाय करें, वो बिल्ट इन टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। और उसका एंड असर हमारे परचेज़र जो बायर होता है, जो रिटेलर होता है, जो गरीब बंदा होता है, जो भी इंडस्ट्रियल होता है, उस तक वो टैक्सेशन आ रही होती है, वो पे कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल आप कह सकते कि हम टैक्स प्रॉपर नहीं पे कर रहे, वो नहीं कर रहे। अब इस फिगर को आप डबल भी कर लें, आप 18 बिलियन की कलेक्शन कर लें, 5 लाख लोगों को रजिस्टर्ड भी कर लें, तो रजिस्टर्ड तो पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम तो हुई है ना। इससे ज़्यादा रजिस्टर्ड क्या करेंगे, ID कार्ड बने हुए हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ, आप जॉब कर रहे हैं, फलां बंदा बिजनेस कर रहा है। मेरा ख्याल है कोई इस अब तो फिल्टरेशन और इतना अच्छा डेटाबेस बन चुका है कि हर बंदे की रिसर्च भी पूरी है, इंटेलिजेंस भी पूरी है, एक्टिविटी भी पूरी रिसर्च हो रही है, बिजनेस भी पूरा देखा जा रहा है, जॉब भी देखी जा रही है, उसको उसी के मुताबिक
ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस भी किया जा रहा है, FBR की भी रिपोर्ट आ जाती है, टैक्स भी आ जाता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का भी आ जाता है। मेरा ख्याल है कि जो रीजनेबल बिजनेस कम्युनिटी है, जॉब वाले बंदे हैं या रिटेलर है, वो अपने से बढ़कर चीज़ें देख आ रहा है। आप क्योंकि ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ अटैच्ड हैं, मैं इस हवाले से आपसे दो सेक्टर के बारे में पूछना चाहूँगा। एक है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था ना जी, वो बहुत ज़बरदस्त टैक्स कलेक्शन में पार्टिसिपेट करता था, बहुत ह्यूज अमाउंट देता था। कि इसमें मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि जी वो फॉर्च्यूनर में वो कहते हैं कि जी हम 20 लाख रुपए टैक्स लेती हैं एक गाड़ी का, फॉर्च्यूनर का 20 लाख रुपए एक गाड़ी का। तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? नहीं, इसको ज़रा थोड़ा अपडेट करें। फॉर्च्यूनर एक जो गाड़ी है ना, उस पर गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो 35 से 40 लाख है। अच्छा जी, अब जो अपडेट हो गया, मेरे पास पुराना डाटा होगा, माज़ा चाहता हूँ उसके। तो उस पे इन्होंने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं, जो 20 लाख वाली गाड़ी थी वो 35-40 लाख 50 लाख तक चली गई है। बाइंग कम हो गई है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज़ कम चला गया। ये गवर्नमेंट ने उसको टैक्स बढ़ा के टैक्स फिगर तो दे दी कि हम इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो सेल नहीं हुई तो टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ। ये शॉर्टफॉल एक उसकी ये वजह हो सकती है। दूसरा मैं आपसे करूँगा, रियल स्टेट का क्या स्टेटस है इस वक्त? उस पर भी सुना है कोई टैक्सेस की भरमार की है? इसलिए देखिए, मेरा ख्याल है कोई ऐसा साल नहीं है जो हम शुरू में सुनते आ रहे हैं कि जब भी जून जुलाई का मौसम आता है, पता नहीं खज़ा होती है ना बाहर होती है, बट ये जो हमारा टैक्सेशन का जो होता है जिसमें बजट प्लान किया जाता है सारा, तो उसमें ज़रा कान और 80-90% हमें सबको पता ही होता है कि 76 साल की हम एवरेज देखी जाए ना, डिवाइडेड बाय 76 करें और हमारा टोटल बजट देखें तो ऑलमोस्ट को 20-30 से 50% हर साल ग्रोथ ही ग्रोथ है अल्लाह के फजल से। यानी कि हमारा बजट जो टैक्सेशन कलेक्शन है उसका, चाहे वो आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के 6 डिपार्टमेंट है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, आपका FBR डिपार्टमेंट है वहाँ से होता है, तो मेरा ख्याल कोई ऐसा साल नहीं है जिसके रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो। तो अब आप प्रॉपर्टी की बात करें तो मेरा ख्याल प्रॉपर्टी में एक गरीब बंदा, जिसमें हम एक सस्ती स्कीम होती है 3 मरला 5 मरला के प्लॉट से लेकर 50 लाख रुपए से कम तो प्रॉपर्टी नहीं है ऑलमोस्ट। अब तो सस्ती स्कीम तो यही है। अब आप देखें उस पर भी टैक्सेशन इंदराज है 1 जनवरी से कि हम उसके 50 लाख से ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी तो उसके ऊपर भी हमें टैक्सेशन देना पड़ेगा। 0.7% समथिंग को फीस है। अगर हम मोटरसाइकिलों की गाड़ियों की बात करें तो अब मेरा हाल है मोटरसाइकिल की फ़ीस कोई 19 साल बाद इंप्लीमेंटेशन हुआ है मेरे रिसर्च के मुताबिक। जो 150 रुपये की वो फ़ीस थी तो वो बढ़ा के मेरा ख्याल को 500 रुपये कर दी गई है। अच्छा, फिर वो उन्होंने कहा जी अनलिमिटेड टोकन की बात हुई थी जी, 1000 सीसी से कम होगा तो लाइफ टाइम टोकन है। अब ठीक है जी, खुश हो गया, लाइफ टाइम टोकन है। अब वो 10 साल के अंदर अगर वो बेच देता है तो वो टोकन की मियाद ख़त्म हो जाती है, आपको दोबारा टोकन लाइफ टाइम दोबारा लगवाना पड़ेगा। यानी कि वो लाइफ टाइम वो बेचारा गाड़ी रखे तो फिर तो चलो है। अब वो गाड़ी अपनी बेचेगा तो वो जो लेने वाला होगा वो मतलब एक गाड़ी की 4 दफ़ा ट्रांजेक्शन तो हो ही जाती है या 3 दफ़ा होती है, वो लाइफ टाइम मल्टीपल लाइफ टाइम में आप कन्वर्ट कर देंगे डिफरेंट लोगों को। अब ये भी पॉलिसी हो गई। वो बेचारे कहाँ से पैसे ले? फिर वो शौकत साहब वाली बात है कि लग्जरी तो बहुत दूर की बात है। अब जब 1000 सीसी ऊपर आते हैं बड़ी गाड़ियों पे आते हैं वो तो एक सौदे भी और होते हैं ना, वो तो वहाँ से आपका फिर इंपोर्ट से काम शुरू होता है। फिर आपका जो वहाँ पे हमारे लैंड करती है प्रॉपर चीज़ हमारी, वहाँ से फिर चाहे वो करना पॉजिटिव वे से है, स्मगलिंग है या वट एवर उस वे से लीगल वे से है, तो वो तो चीज़ें बहुत आउट हो जाती हैं। तो ये रियल एस्टेट में जो भी ये जो प्लाटिंग के गवर्नमेंट के रेट्स होते थे उसको भी रिवाइज किया गया कोई? जी बिल्कुल किया गया। अभी आप देख लें कि ये जो 0.7% मेरे हाल कोई एक प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है ट्रांजैक्शंस पे, ये ओवर टैक्स है। जनवरी से मेरे हाल इम्प्लीमेंटेशन होनी है इसकी, और जो मिनिमम प्लॉटिंग थी एक सर्टन वैल्यू थी उसके ऊपर भी लगा दिया गया है। तो फिर रह कुछ नहीं जाता ऑब्वियसली कि आप एक ट्रांजैक्शन जितनी मल्टीपल करेंगे तो आपके ऊपर वो टैक्सेशन है, और परचेज सेल के ऊपर वैसे ही है। और वैसे प्रॉपर्टी का जो हाईएस्ट बिजनेस था पिछले 5-4 साल 6 साल से, जो इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही थी, और एक हमारी प्रॉपर्टी है जो पाकिस्तान में जो ट्रेड हो रही है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। ऑब्वियसली एक आबादी है 25 करोड़ की, उसको लिवेबिलिटी चाहिए, सस्ते घर भी चाहिए, अच्छे भी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये जो ट्रांजैक्शन से थोड़ी ट्रांजैक्शन अगर टैक्सेशन हो तो ऑब्वियसली अगर हम इसके ऊपर अभी काइबर रेट हमारा ठीक है, पॉजिटिव साइन है, 24 से हमारे को 15-16% पे आ गया है, और अगला एक्सपेक्टेशन है अगले दिसंबर तक, जनवरी फरवरी तक अगर ये 10-12 की फिगर होता है तो क्या आना है, बैंकों से पैसा निकल के, ये प्रॉपर्टी वाहिद है ना। अभी मेरा ख्याल जो तैयारी हो रही है जनवरी से टैक्सेशन हो रही है, मुझे लगता है वो जनवरी तक उधर से वो तैयारी है। अभी बैंकों से पैसा निकलेगा, प्रॉपर्टी में आएगा, तो प्रॉपर्टी में टैक्सेशन ऐड करना अभी से शुरू कर दिए कि ये ज़रा हैबिचुअल हो जाए, ये इनकी हमें आदत बन जाए इनकी, तो ताकि जनवरी फरवरी में वो फिगर हमें चुभे ना, क्योंकि ट्रांजेक्शन उसके बाद प्रॉपर्टीज में होनी है, तो प्रॉपर्टी नहीं होनी है तो टैक्सेशन इस पर भी है। अब आप देख लें कि छोटे प्लॉट से लेकर बड़े तक, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को वेव ऑफ है या किसी को हम छूट दे रहे हैं। गुजारिश ये है कि अभी आसिफ नियाज़ी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं टैक्स के हवाले से ना, लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा उसमें नियाज़ी साहब आपकी इजाज़त से उसमें करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया का नेचुरल एक लॉ है जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, हम उसको छोड़ते हैं मज़हब को, ठीक है ना। वो लॉ ये है कि जो सूरज की रोशनी है उसमें काम करो,
और शाम हो तो सो, और फिर सुबह जब सूरज निकले तो फिर आप काम पे जाओ। कहीं सूरज नहीं निकलता वो अलग बात है, थोड़ा टाइम जोन है, थोड़ा वो मुख्तलिफ। लेकिन नेचुरली ये आप परिंदे को देखेंगे, जानवर को देखेंगे, किसी जानवर को आप सनसेट के बाद खाना डालें, चाहे वो आपके घर का जानवर भी हो, तो वो कुछ नहीं खाता। सुबह उठ के आप उसको देंगे तो फौरी तौर पे वो खा लेगा। अच्छा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमें यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये बात समझने में बहुत कासिर है। कई मुल्क हैं, मैं उनको, हमारे हमसाए हैं, मैं उनकी मिसाल आपको दे सकता हूँ कि उनका एक डेडलाइन है, किसी का 6 बजे है, किसी का 5 बजे है, किसी का 7 बजे है, 7 बजे से ऊपर किसी का नहीं है, ठीक है ना। 7 बजे भी फिर भी हमारे जैसे वो जो मुल्क है ना, वो हैं उनका टाइम। अगर वो 7 बजे 8 बजे तक टाइम हो ना, आप थोड़ा सा बैठ के कभी इस पे गौर कीजिएगा, जितनी बचत है और जितना सिस्टम आपका दुरुस्त होगा, आपकी सोच होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको आप, हम अभी आपने बात की ना बिजली वाली, इतने बड़े टैक्सेस हम दे रहे हैं उनको, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक ऐसा बंदा जो आपके ऑफिस में भी मुलाजिम है, कई और ऑफिस में मुलाजिम होंगे, रेडी वाला है, अब वो उसका टैक्स नहीं बनता, लेकिन वो बिजली के बिल की, गैस की बिल की और बाकी उसकी चीज़ों में अगर वो शनाख्ती कार्ड बनवाने जाता है। अब मुझे आज एक बंदा मिला, कहता जी मैंने मोटरसाइकिल साइड पे रोकी, अभी आते हुए मैं वहाँ चौक पर कहता मेरा 200 रुपये का, अपना 2000 रुपये का चलान कर दिया। अच्छा, अब ये चीज़ें सारी एक ऐसी जो है ना, वो मसलन मुझे इतराज़ उसके चलान करने पर नहीं है, मुझे इतराज़ ये है कि पैसे तो उन्हीं के रेवेन्यू में जा रहे हैं ना। अगर रेवेन्यू में जा रहे हैं तो उनके पास सारी चीज़ें आ रही हैं, वो उसको वो यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते। अब आपने कहा जी 190, अभी ज़रा इसको कंफर्म कीजिएगा, मुझे फिगर याद नहीं, पहले मैं नहीं बोला, फिर मैं, क्योंकि नियाज़ साहब ने कहा तो नियाज़ साहब को बताने के लिए कि 40 अरब रुपये से मेरा ज़ाती खैर मुझे पड़ा है, मैंने अभी, मुझे थोड़ा डाउट है फिगर में, लेकिन 30-40 अरब रुपये से ज़्यादा की सिर्फ FBR के लिए नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं।